नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की आपातकालीन बैठक में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। इंडियन काउंसलर प्रतीक माथुर ने कहा कि भारत पाकिस्तान के उकसावे में नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को पहले अपने गिरेबा में झांक कर देखना चाहिए। उनका देश आतंकियों की सुरक्षित पनाहगार है। वैश्विक आतंकवादी घोषित होने के बाद भी वहां उन्हें सजा नहीं मिलती। ऐसे में भारत को उकसाना बेहद निराश करने वाला है, खास तौर पर तब जब 2 दिनों की चर्चा के बाद हम सभी इस बात पर सहमत हुए हैं कि संघर्ष और को हल करने के लिए शांति ही एकमात्र रास्ता हो सकती है। दरअसल पाकिस्तान के दूत मुनीर अकरम ने 3 महीने पहले रूस यूक्रेन युद्ध की तुलना भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे जम्मू कश्मीर विवाद से की थी। प्रतीक माथुर न्यूयॉर्क में गुरुवार को यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के 11वीं इमरजेंसी सेशन के दौरान इसी पर स्थिति साफ की। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में भारत ने आतंकवाद को एक बार फिर दुनिया के लिए इस दौरान सबसे बड़ा खतरा बताया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा, आतंकवाद को जीरो टॉलरेंस अप्रोच से खत्म किया जा सकता है, लेकिन आतंकवाद को चुनौती देने के बजाय पाकिस्तान आतंकियों को पाल पोस कर भारत समेत दुनिया में आतंकी हमला करा रहा है। हाल ये है कि अमेरिका की ओर से वैश्विक आतंकी घोषित किया जा चुका सैयद सलाउद्दीन पाकिस्तान में खुल्लम खुल्ला घूमते नजर आया। दरअसल हाल ही में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया के जरिए सामने आया, जिसमें सलाउद्दीन एक आतंकवादी बशीर अहमद पीर के जनाजे में हिस्सा लेते हुए दिखाई दिया, जबकि पाक फौजी सैयद सलाउद्दीन को सुरक्षा मुहैया कराते हुए दिखाई दे रहे थे। तो ऐसे में ये सवाल उठने लगा है कि क्या पाकिस्तान एफटीएफ को गुमराह तो नहीं कर रहा। खास बात यह है कि सलाउद्दीन से जुड़ा ये वीडियो तब आया है जब कुछ महीने पहले पाक को एफटीएफ ने अपनी ग्रे लिस्ट से लगभग 4 साल के बाद हटा दिया था। चूंकि पाकिस्तान मौजूदा समय में वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के लिहाज से सबकी निगाह में है, लिहाजा दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकी सलाउद्दीन की उसके मुल्क में मौजूदगी ये साफ दर्शाती है कि पाक ने एफटीएफ को आतंकवाद की रोकथाम से जुड़े 34 एक्शन प्लान्स पर जो जानकारी मुहैया कराई थी वह सही नहीं थी। इन्हीं विषयों को लेकर हम आज मुद्दा में चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान पैनल में इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ दीपक वोरा जी, पूर्व राजनयिक, जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। इसके साथ ही हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल जेएस सोडी, रक्षा विशेषज्ञ, जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। दीपक जी, जब पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति इतनी बदहाल है, उसके बावजूद वो संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में कश्मीर मुद्दा उठा रहा है, वह जब विषय रूस और यूक्रेन युद्ध विराम से संबंधित था, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? यह आदतन था या इसमें आपको कोई चाल लगती है? आभारी हूं कि आपने ये मौका दिया है। मैम, बहुत अच्छा लगता है जब आपसे मैं सीखता हूं। एबीएन न्यूज पे बहुत ही अप चैनल है और साथ में कर्नल साहब हैं जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं। शुक्रिया सर। अंग्रेजी में एक चीज है जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो आपके मस्तिष्क और आपकी रीढ़ की हड्डी को कंट्रोल करता है। ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, फिर एक पेरिफेरल होता है। जब वो टूट जाता है तो आपका संतुलन खत्म हो जाता है। पाकिस्तान के साथ वही हो रहा है। हर चीज पर कश्मीर इशू को उठाता रहता है। मैम, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, इकोनॉमिक सिचुएशन बड़ी खराब है, पॉलिटिकल आतंक है, सिक्योरिटी नहीं है, डेमोग्राफिक बच्चे पैदा होते जा रहे हैं, हेल्थ इश्यूज है, आइडियोलॉजिकल, लेकिन भूखे मरेंगे पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। क्या मैम, क्या क्या हम लोग जब विकास की बात करते हैं, मैम, मैं तो डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हूँ। 3 चीजें जरूरी है एक देश में: आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता। पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। यहां तक अब हालत खराब हो गई है कि जो क्रेडिट कार्ड पाकिस्तानी बैंक्स देते हैं अपने नागरिकों को विदेशों में, उन्हें स्वीकार नहीं किया जा रहा क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है।
आतंक क्या कर रहा है वहां पे, पेशावर में हो या कराची पुलिस हेडक्वार्टर्स में हो, ये आप सब जानते हैं। और एक चीज आपको बड़ी अच्छी बात बताता हूं मैम, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ जब ये बातचीत कर रहे थे तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की डेलीगेशन कह दी कि भाई ये करोगे, हाँ जी इंशाअल्लाह, अच्छा आपको ये भी करना है, हाँ जी इंशाअल्लाह, अच्छा ये भी करना है, अच्छा इंशाअल्लाह। तो फिर मुझे बताया कि क्योंकि मैं तो वहां काम कर चुका हूँ, क्षमा कीजिएगा मैं ये चीज बता रहा हूँ आपको स्पष्ट रूप से। तो मेरे एक IMF कॉलीग ने मुझे कहा कि हमने फिर आपस में सुलह की मजाक मजाक में, भाई कि इनसे बात करने की जरूरत ही क्या, डायरेक्टली अल्लाह से ही बात करते हैं, वो बता देगा क्या क्या करना है। हर चीज में मैम इन्होंने धर्म को वेपनाइज किया, हथियार बनाया। अब इकोनॉमिक्स को ये रिलीजनाइज कर रहे हैं। कौन समझाएगा, इनकी टाइम मशीन टूट चुकी है मैम। बहुत देर पहले कार्ल मार्क्स ने कहा था कि इतिहास में हर चीज दो बार होती है, पहली बार ट्रेजेडी, दूसरी बार फार्स होता है। पाकिस्तान इसमें फंसा हुआ है मैम। हम लोग, आप जानते हैं, आज मेरे लिए पर्सनली गर्व का दिन है क्योंकि हमारे ही एक साथी जो मेरे साथ पढ़े थे सेंट स्टीवन कॉलेज में, इकोनॉमिक्स की थी उन्होंने, अजयपाल सिंह बंगा, वो वर्ल्ड बैंक के लिए उनको नॉमिनेट किया गया है एज प्रेसिडेंट। बहुत खुशी है, हमें चेंज, हमारा कद ऊपर हो गया। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ मैम क्या हो रहा है, बार 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 ये लोग वही गलतियां करते हैं और फिर कुछ भी होता है जी हमारी फौज ये करेगी। अरे भाई आपकी फौज में कोई इकोनॉमिस्ट इतने अच्छे नहीं है तो जो आपको बता सके। आपके सबसे बेहतरीन इकोनॉमिस्ट थे आतिफ मियां, क्योंकि वो अहमदिया थे, आपने उनको बाहर निकाल दिया। तो मैम जब तक हकीकत आप नहीं समझोगे, जब तक उसको स्वीकार नहीं करोगे, आपकी रिकवरी नहीं हो सकती। ये तो हर धर्म में लिखा है, पहले अपने आप को पहचानो फिर आगे बढ़ो। हम बिल्कुल बिल्कुल, तमाम बातें आपने एकदम सही और स्पष्ट तौर पर यहाँ पर तमाम दर्शकों को भी समझाई हैं। अगर पाकिस्तान की यहाँ पर बात की जाए तो कह सकते हैं इस वक्त में पाकिस्तान के हालात ये हैं कि खाने को उनके यहाँ पर आटा नहीं है, लेकिन कश्मीर का राग अलापना वो छोड़ेंगे नहीं। जय सोढ़ी जी, पाकिस्तान के प्राण निकल जाएं लेकिन वो कश्मीर कश्मीर करना नहीं छोड़ेगा, क्या मजबूरी है उसकी? जय हिंद ऋषु जी। जय हिंद। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है लेकिन उसकी अकड़ नहीं जारी है, क्योंकि उसको एक ही चीज दिखती आई है 1947 से लेकर 2023 तक, और वो है सिर्फ कश्मीर। अब जब पाकिस्तान बर्बाद होने की कगार पे खड़ा है, आर्थिक वेंटिलेटर पे है, जहां से उसका बचना नामुमकिन है, अभी वो कश्मीर के आलाप को लेके वो उसके साथ अटका हुआ है। ऋषु जी, इसकी सबसे बड़ी जो इसका कारण है इसमें पाकिस्तानी सेना का। पाकिस्तानी सेना अगर कश्मीर का आलाप नहीं करेगी, भारत का डर नहीं दिखाएगी, तो पाकिस्तानी सेना को पैसे नहीं मिलेंगे, और यदि पाकिस्तानी सेना को पैसे नहीं मिलेंगे तो उनके जर्नल वो पैसा अपनी जेब में ही डालेंगे और रिटायरमेंट के बाद एक ऐशो आराम की जिंदगी नहीं व्यतीत कर सकते। तो पाकिस्तानी सेना ने 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तानी हुकूमत में ऐसा एक डर डाला हुआ है, ऐसा एक वो चीज डाली है कि हमने कश्मीर को लेना है, भारत हमें बर्बाद कर देगा। और खास करके जब से 1971 में भारत ने पाकिस्तान को हराया, जिसकी वजह से बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बना, पाकिस्तानी सेना ने और इस डर को मजबूत कर दिया है एक आम पाकिस्तानी के दिमाग में। और यही कारण है कि पाकिस्तान में कुछ भी हो वो सबसे पहले उसको कश्मीर के साथ जोड़ते हैं। अब वो वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान का 4 छोटे मुल्कों में टूट जाना ही सही है, क्योंकि पाकिस्तान जब तक ऐसा एक देश रहेगा वो कश्मीर इशू से दूर नहीं हो सकता। बिल्कुल सही आपने सर यहाँ पर कहा, और जिस तरह से आपने कहा कि पाकिस्तान वेंटिलेटर पर है, तो ये तो पूरा विश्व देख रहा है कि कैसे पाकिस्तान सांसें ले रहा है। खुद उभरने की उसको जरूरत है, खुद खड़ा होने की जरूरत है। वो खुद तो खड़ा नहीं हो पा रहा है, लेकिन कश्मीर का राग वो वेंटिलेटर पर पड़े पड़े भी यहाँ पर अलापता रहेगा। दीपक जी, रूस यूक्रेन शांति प्रस्ताव पर भारत ने वोट नहीं किया। अमेरिका व यूरोप के देश भारत के इस कदम से परेशान है क्योंकि भारत उनके प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं बन रहा। क्या पाकिस्तान ऐसे मौके पर कश्मीर का मुद्दा उठाकर यूरोप अमेरिकी देशों को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है? आपने बिल्कुल सही कहा। वो सोचता है कि क्योंकि भारत ने एब्सटेन किया है, मैं सारी दुनिया को बोलूंगा देखो जी ये तो वही चीज है जो हमारे साथ हो रही है और भारत किसी की बात नहीं सुनता है। मैम कहाँ वो कहाँ हम। आपको पता है कि
आज ही के दिन जो मुझे आंकड़े मिले थे, हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुके हैं। 3.5 होते थे। पहला $1 ट्रिलियन हमें 60 साल लगे, दूसरा $1 ट्रिलियन में 8 साल लगे, तीसरा $1 ट्रिलियन में 5 साल लगे और चौथे में 2.5 साल लगे, पांचवें में 1 साल लगेगा। यानी सन 47 से लेकर आज तक हम 1400 ज्यादा बढ़े हैं 1947 की अपेक्षा। पाकिस्तान 80 गुना ज्यादा बढ़ा है। मुकाबला क्या है दोनों के लिए, यही उसको चुभता है। मैम एक चीज आपको बताना चाहता हूं, जो आपने अभी यूक्रेन की बात की, समस्या तो इसकी जो है इसका समाधान होगा। गाली गलोच में हम लोग विश्वास नहीं करते, इसलिए दोनों पक्ष जो हैं, रूसी और अमेरिकी, क्योंकि जंग तो उनके बीच में है। ये तो सर्कस वाले जो हैं वहां के राष्ट्रपति, वो तो बीच में जमूरा है, रिंग मास्टर जो है मदारी, तो वो दोनों है। हमने मैम जिस स्थिति में आज पाकिस्तान है उसी से हम 1991 में गुजरे। आपकी उम्र बहुत कम है, मेरी बेटी की उम्र की हैं आप, आपने वो नहीं देखा है मैम। हमारे पास $1 बिलियन थे, वो आधे बिलियन रह गए थे। हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारी कृषि की हालत बड़ी खराब थी, सोशल क्लीवेज हो रहा था, लोग लड़ रहे थे, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, केयर टेकर गवर्नमेंट थी, रेगुलर सरकार भी नहीं थी। जब हमने पैसे मांगे, हमें अपना सोना 67 टन गिरवी रखना पड़ा, तब हमें कहीं जाके लोन मिला था। वही हालत पाकिस्तान की है मैम। और मैंने कई अपने पाकिस्तानी दोस्तों से कहा है कि अगर आप चाहें हम आपको बता सकते हैं हमने कैसे समाधान किया। जवाब मिलता है। हम जानते हैं कि आप डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन आप तो काफिर हैं ना। तो हर चीज अगर अल्लाह के भरोसे रखनी है तो मैं क्या कह सकता हूं। मैं इनकी कोई मदद नहीं कर सकता जब तक मानसिकता नहीं बदलती। अब कर्नल साहब ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि इनके टुकड़े हो जाएं, शायद ये दुनिया के लिए ठीक होगा। समाप्त करते इतना कहता हूं कि अमेरिका की एक फॉरेन मिनिस्टर होती थी मैडलिन ऑलब्राइट, अभी कुछ साल पहले वो गुजर गई। एक मीटिंग में मैं भी था कर्नल साहब, तो उनसे पूछा गया कि मैडम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, आप पाकिस्तान के बारे में क्या सोचती हैं? तो कहती है ये तो अंतर्राष्ट्रीय सरदर्दी है। ये मैंने नहीं कहा, ये उन्होंने उस समय कहा था, इंटरनेशनल हेडेक। और फिर आपको पता है कि हिलरी क्लिंटन ने कहा था, सांप पालोगे अपने घर में और सोचोगे कि आके पड़ोसी को काटेंगे, आपको नहीं काटेंगे। कौन सी दुनिया में रहते हैं? एलिस इन वंडरलैंड, अगर मुझे उर्दू में उसकी कॉपी मिल जाए, मैं ढेर सारी छपवा के पाकिस्तान भेजना चाहता हूँ। उसमें कैटरपिलर एलिस से पूछता है कि आप कौन है? एलिस कहती है सुबह तक तो मुझे मालूम था, अब मुझे मालूम नहीं है। हर 15 मिनट में मेरी हकीकत बदलती जाती है। यही पाकिस्तान की। बिल्कुल बिल्कुल सही, नहीं मालूम, बहुत सही आपने पाकिस्तान को लेकर इस दौरान उदाहरण दिए हैं। जे सोडी जी, कहा तो ये भी जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना ही वहां फॉरेन पॉलिसी बनाती है। जब देश की जनता में उबाल होता है तो वो कश्मीर का मामला उठा देते हैं। ऋषु जी, 2004 में हसन अब्बास ने किताब लिखी थी पाकिस्तान ड्रिफ्ट इनटू एक्सट्रीमिज्म, जिसमें उन्होंने लिखा था कि पाकिस्तान की राजनीति 3 के ऊपर चलती है, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी। पाकिस्तानी सेना के जो सेना अध्यक्ष होते हैं वो डी फैक्टो कॉर्पोरेट पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी थोड़ा बहुत नमक से स्टील बनता है उसमें पाकिस्तानी सेना का डायरेक्ट हाथ होता है उनके फाउंडेशन के जरिए। तो पाकिस्तान में कुछ भी आर्थिक या कुछ भी डिफेंस पॉलिसी, फॉरेन अफेयर्स, सब में पाकिस्तानी सेना का पूरा कंट्रोल है। और यही कारण है कि जब भी कोई विदेशी नेता पाकिस्तान आता है, सबसे पहले वो पाकिस्तानी सेना के सेना अध्यक्ष से मिलता है। जब पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष अमेरिका जाता है, उसे ऑनर कॉर्डन मिलता है, जो कि पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो को तक नहीं मिलता है। तो पाकिस्तानी सेना का पूरा कंट्रोल है। पिछले साल जब 1/3 पाकिस्तान पानी के बाढ़ के नीचे था, तब पाकिस्तानी सेना ने अपने आप 9% सैलरी में इजाफा लिया। ये हम सोच भी नहीं सकते। जिस देश के नागरिक खाने के लिए, खाना पानी के लिए मोहताज हैं, वहां की सेना अपनी सैलरी में 9% इजाफा ले रही है। तो पाकिस्तान का पूरा जो नियंत्रण है पाकिस्तानी सेना के हाथ में है, और पाकिस्तानी सेना इस नियंत्रण को कभी भी जाने नहीं देगी, चाहे कोई भी सेना अध्यक्ष आ जाए, क्योंकि डायरेक्ट फायदा पाकिस्तानी सेना को होता है, उसके अफसरों को होता है, क्योंकि करोड़ों रुपया उनकी जेबों में जाता है। बिल्कुल सही आपने कहा। इस दौरान दीपक जी, कई सारे सवाल हैं। FATF ने हाल ही में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर किया, जबकि वैश्विक आतंकी हिजबुल सरगना सलाउद्दीन खुलेआम वहां एक आतंकी बशीर अहमद पीर के जनाजे में देखा गया। इस पर FATF क्या अपने फैसले में अब बदलाव कर सकता है?
नॉर्मली ऐसा नहीं होता। मीटिंग्स होती हैं, सारे देश वहां बैठते हैं, वो सबूत देखने की कोशिश करते हैं। इसको छोड़ दिया, वो तो सब जानते हैं, FATF जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जिसके हम सदस्य हैं, ये तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान झूठ बोलता है, वहां पे सब जानते हैं। लेकिन उसने करने की कुछ कोशिश की थी। यूक्रेन में भी जंग हो रहा है, पाकिस्तान की मदद चाहिए थी कुछ देशों को, वो वहां से एम्यूनिशन हथियार भेज रहा है ब्रिटेन के जरिए यूक्रेन को, तो उसको निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने सोचा कि शायद ये हमारे किसी काम आ सकता है। मैम मेन चीज ये है कि जब एक तो तरफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म जो पाकिस्तान करता है और अब कहता है कि मैं नहीं करता, कसम खाता है, और फिर वो अफगान तालिबान उसको ठोक देते हैं, तहरीके तालिबान ट्वीट देते हैं जिनको उन्होंने पाकिस्तान ने ही पैदा किया था। तो ये चीजें देखने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है मैम, करोड़ों लोग आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, इकोनॉमिस्ट होने के नाते मैं समझाता हूँ, हम कहते हैं उसका दिवालिया निकल रहा है, वो बैंकक्रप्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है मैम कि जो उसने ऋण लिया है वो उसको वापस नहीं दे पाएगा। तो वो बाकी देशों से कहता है कि टाइगर लोग देखो, मैं वापस नहीं दे सकता, अब जो आपने करना है कर लो। चीन जैसे देश हैं वो उसकी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को हड़प कर देते हैं, लेकिन नॉर्मली बाकी देश भारत में उनमें शामिल है, हम लोग ये नहीं करते। या तो हम वो डेट माफ कर देते हैं, या मैम वो जो देश खुद इतना बुरा लगता है उसको, क्योंकि उसके बाद एक बार उसका दिवालिया निकल गया, उसने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर ली, दुनिया का कोई भी देश उसको फिर पैसे नहीं देता है। उनकी हालत इतनी खराब हो जाती है, बस रोटी कपड़ा और मकान के अलावा वो कुछ सोच नहीं सकते। मैंने बहुत से अफ्रीकन देशों में ये देखा, मैं तो वहां रहा हूं, मैंने सोमालिया में देखा, सूडान में देखा, एक बार आप बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दो, हो गई जी, फिर कड़की हो गई। तो कोई बैंक भी, भारत में भी किसी देश में बैंक आपको पैसे नहीं देगा अगर आप कह दीजिए कि मेरे पास तो पैसे आपको वापस करने के लिए। आखिर मैं इतना कहना चाहता हूं मैम, अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है हबीब बैंक, के CEO को मैं जानता हूं, और पिछले महीने पहली बार उसने कहा है कि हम खत्म हो रहे हैं क्योंकि हम निर्णय नहीं ले पा रहे। जब आपका मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर या चेयरमैन कोई ऐसा बयान देता है तो कितना उसका इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन ये लोग नहीं मान पाएंगे। मैं पता नहीं मैं क्या बात है, नहीं मान पाएंगे। और आपने दिवालिया को लेकर यहाँ पर बात की कि पाकिस्तान जो है वो दिवालिया होने के लिए जा रहा है, लेकिन जो उसका दिल है ना वो कश्मीर पर अटका हुआ है और उसी पर शायद अटका रहेगा। वो कितने नीचे जा रहा है ये देखने की कोशिश वो नहीं कर रहा है। जे सोडी जी, अभी हिजबुल सरगना सलाउद्दीन वहां एक आतंकी के जनाजे में देखा गया। सलाउद्दीन तो वैश्विक आतंकी घोषित है, दुनिया उसकी लोकेशन जान चुकी है। क्या हम क्रॉस बॉर्डर एक्शन करके ऐसे लोगों को खत्म नहीं कर सकते हैं? ऋषु जी, हम लोग कर सकते हैं, और ये चीजें होती भी हैं, सारी चीजें मीडिया में नहीं आती हैं, क्योंकि हमारी जो डिप्लोमेसी, हमारी जो खुफिया एजेंसीज हैं वो बहुत ही सक्षम है और वो अपना काम आराम से बिना कोई शोर शराबा मचाए कर देती हैं। हमने देखा अभी कुछ दिन पहले एक आतंकी बशीर पीर पाकिस्तान में मारा गया, और एक अंगारे, एक कश्मीरी आतंकवादी था, वो अफगानिस्तान में मारा गया। तो हमारी खुफिया एजेंसी दुनिया के सबसे बढ़िया खुफिया एजेंसी में से हैं और ये अपना काम आस्ता आस्ता करती रहती हैं। कई बार ऐसे जो आतंकवादी होते हैं, सैयद सलाउद्दीन जैसे, इनको मारने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इनको काफी प्रोटेक्शन मिलती है। लेकिन जैसे जैसे भारत आधुनिक हथियार बना रहा है, खरीद रहा है, ये भी दिन दूर नहीं कि जैसे अमेरिका ने अयमन अल जवारी को मारा था या उसामा बिन लादेन को मारा था, ये भी चीज हम आने वाले थोड़े से वक्त में देखेंगे। क्योंकि अब भारत ने एक चीज रियलाइज कर ली है कि भारत ने जो कुछ करना है खुद करना है, और भारत ने वही करना है जो भारत के सुरक्षा के लिए अच्छा हो। और जैसे जैसे हम एडवांस हो रहे हैं, आप देखना थोड़े से टाइम में ये भी खबरें आने लग जाएंगी। बिल्कुल, प्रोटेक्शन को लेकर आपने यहाँ पर बात की, तो प्रोटेक्शन देखिए कि किस तरह से हिजबुल सरगना जिस कार्यक्रम में दिख रहा है उस वीडियो में पाकिस्तान आर्मी ही उसे सुरक्षा देती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।